अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। ईरान से जंग के फैसले के बाद ट्रंप इंतज़ामिया में मुखालफत की रिएक्शन पहला अमली तौर पर सामने आ गया है। ट्रंप एडमिन के अंदर नेशनल इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर हैं जो केंट, जिन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, और एक तवील इस्तीफ़े में वजूहात बयान की हैं और गोया इस फैसले के ऊपर उन्होंने ट्रंप और उनका जो फैसला है इसको चैलेंज किया है, ये कहकर कि ईरान से कोई फौरी ख़तरा नहीं था, बल्कि ये आया हो गया है उनके मुताबिक कि इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के असर और उनकी प्रेशर की वजह से ट्रंप ने ये फ़ैसला किया जंग में जाने का। फिर उन्होंने इसके मुज़बिरात और असरात और क्या पर्सन उनकी थॉट्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है। ये जो चार्ज शीट है ये इंतज़ामिया या इतने इंटेग्रल इंतज़ामिया का जो पार्ट है, ओहदेदार हैं, उनकी तरफ से सामने आई है और ये पहला ऐसा है। इसके बाद असरात क्या होंगे, इसकी अहमियत क्या है, और ख़ासकर तब जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे बड़े प्रेशर का सामना है ट्रंप को, चाहे वो अवाम की तरफ से हो जो रीसेंट पोल्स बताते हैं कि वो ईरान जंग में जाने के शदीद ख़िलाफ़ हैं और इसको नापसंदीदगी से देख रहे हैं, बल्कि सियासी जो हरीफ हैं उनके साथ साथ जो हलीफ भी हैं वो भी अब आवाज़ें उठा रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़। सो क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, क्या इसके असरात होंगे, क्या इसकी अहमियत है, ये सब कुछ जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या ये जंग अमरीकी सियासत में वो जो एक इसराइली लॉबी का असर जिसकी जिक्र हो रहा है उसको कमज़ोर कर सकती है या कमज़ोर कर रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो केंट का इस्तीफ़ा आया है इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह से तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं, कितनी अहमियत है इसकी और इसके असरात क्या होंगे अमरीकी सियासत के ऊपर? मैं इस्तीफे को दो तरीकों से देखता हूँ। एक तो ये है कि ये एक पहला रिजाइन है जो एक उनका पूरा एक मागा कैंप है, उसमें एक दरार है। और फिर ये है कि वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी साइड से आना, वो इस चीज को फर्दर एक तकवीत देता है, एक वैलिडेट करता है कि ये जंग इसी तरह से शुरू हुई है जिस तरीके से बुश ने ईरान में इराक में जंग शुरू की थी। एक फर्क जरूर था कि बुश ने राय आमा हमवार करने के लिए बेशक उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने टाइम लिया, यूनाइटेड नेशन के पास गए, वो कांग्रेस के पास गए, उन्होंने अपने इत्तेहादी जो है उन्हें एक मुतमिन करने की कोशिश की। ट्रम्प जो है, ट्रम्प तो रात को सोता है और सुबह उठता है और वो जाके अटैक कर देता है, इसने तो वो वाला काम किया। तो एक तो ये चीज क्लियर हुई कि उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं थी जिससे ये तासर मिलता हो कि कोई ईरान की तरफ से उन्हें को फौरी तौर पे खतरा हो। बल्कि एक और गार्डियन में भी स्टोरी आई है, उससे ये पता चलता है कि कोई यूके के भी नेशनल सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो भी मौजूद थे, वो भी ये बात कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई फौरी तौर पे इस तरह का अमेरिका को कोई थ्रेट थी नहीं। अच्छा, दूसरा जो उसने रिजाइन में इसराइल का जिक्र किया है कि हमने इसराइल के इन्फ्लुएंस में आके ये जंग शुरू की है, इसने ना सिर्फ कि एक नई बहस छेड़ दी है, बल्कि उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वो इस तरह से कि पहले तो लोग बात करते थे और वो आउटसाइडर बात करते थे, वो एक तासुर की बुनियाद पे सारी एक बहस को आगे लेकर चल रहे होते थे। इधर तो एक इनसाइडर इनसाइडर एक बात कर रहा है। तो ये ट्रम्प के लिए जो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसमें उसको उसकी पोजीशन अपनी अंडरमाइन होती है कि जब ये कोई कहता है कि इसने नेतन्याहू के कहने पे किया है, और नेतन्याहू ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। और नेतन्याहू ने जो किया है वो इस काम के लिए आज से कोशिश नहीं कर रहा, वो 92 से शुरू हुआ है। 1992 में फर्स्ट टाइम उसने ईरान के वेपन्स के हवाले से बात की थी कि जी इधर से हमें खतरा है, और वो मुख्तलिफ टाइम पर कभी यूएन में, कभी उधर वाशिंगटन में, कभी किसी और फोरम पर वो ये बात करता आया कि हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये दरार अब जो है मजीद बढ़ेगी, और उसकी एक वजह यह है कि इस जंग में भी अमेरिका के और जो इजराइल है उन दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। इवन अगर अमेरिका के मकासद हासिल हो जाए तो इसराइल उनको साथ साथ लेकर चलेगा, एक फियर फैक्टर जो है वो प्ले करेगा जिससे अमेरिका इससे निकल नहीं पाएगा। तो जो पहले गजा वाला मामला हुआ उससे उनकी जो एक यंग जनरेशन है वो एक एंटी इसराइल हुई,
अभी वाली जो हो रहा है, ये जो ईरान वाली वार है, इसमें उनकी जो ओवर पॉलिसी सर्कल्स हैं, जो उनकी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले इसराइल के खिलाफ थे, लेकिन वो कोई उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि जिससे वो खुलकर सामने आ सकते, तो उन्हें भी अब बात करने का मौका मिल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने तज्जिया किया है सलीम साफ़ी साहब, ख़ास तौर पे ये सिर्फ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर नहीं बल्कि जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस है उसके भी डायरेक्टर थे। सो इतनी कलीदी शख्सियत का इस्तीफ़ा ये कहकर देना कि उनके ख़्याल में ईरान से अमेरिका को कोई या ईरान से कोई ख़तरा नहीं था, ये कितनी अहमियत रखता है? और क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो ट्रंप का एक कैंप है उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई है, उसका पहला असर है? देखिए, एक तो ये कि जो ट्रंप और नेतन्याहू की ये जो जंग है, ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई अखलाकी जवाज़ वो पेश नहीं कर सके और ना कर सकते हैं, और बिल्कुल एक बिलाजवाज़ जंग है जो उन्होंने छेड़ी है और इस खत्ते पे उन्होंने ये मुसीबत नाजिल कर दी है। तो इस इस्तीफ़े से एक तो ये है कि उस राय को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ये बिल्कुल बिलाजवाज़ जंग थी और इसके लिए बहाना तराशा गया है। दूसरा, पहले तो ये बात की जाती थी और एक राय थी आम तौर पे कि नेतन्याहू ने इन्फ्लुएंस किया है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन इतने ज़िम्मेदार शख्सियत की तरफ से अपने इस्तीफ़े में ये बात लिखना, उससे उसकी बिल्कुल तस्दीक हो गई कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला ख़ुद नहीं किया है बल्कि वो नेतन्याहू के चाल में आ गए हैं और उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया है। इज़राइल के बारे में इससे पहले भी जहाँ इज़राइली लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत डीप रूटेड है, तो वहाँ इज़राइल से नफ़रत करने वाले और इज़राइल पे तनकीद करने वाले भी बहुत हैं। और वो जो तबका है जो ये समझता है कि अमेरिका इज़राइल का एक टूल बन गया है, तो उस तबके को तक़वियत मिलेगी और इज़राइल के बारे में उंगलियां अब ज़्यादा उठने लगेंगी अमेरिका के अंदर। फिर जो अंजाम असल में इस जंग का हुआ और होने जा रहा है, अगर तो फतह मिल जाती तो फिर भी इस तरह की चीज़ें आसानी के साथ दब सकती थी, लेकिन अमेरिका को जो रुसवाई हो रही है और इज़राइल को जो नाकामी हो रही है ईरान को ज़ेर करने में, या अभी वो अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो ईरान का इतना अपर हैंड है कि ईरान मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता, तो आगे जाके इस जंग का जो मंतिकी अंजाम होना है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत पे जो नेगेटिव असरात पड़े हैं, उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ फिर ये बात भी कही जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमाकत की थी तो वो इज़राइल के नेतन्याहू के कहने पे की थी। सलीम साफ़ी साहब, जहां आपकी बात में बड़ा वज़न है, लेकिन माजी में आप ये कहते आए हैं कि जो इसराइली लॉबी है अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये इतना असर रखते हैं माल के ज़रिए, वैसे जनरली इनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको कमज़ोर करना या इनकी बात ना मानना या इनसे इन्फ्लुएंस होना मुमकिन नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आप जो इस वक्त रेजिलियंस देख रहे हैं, वो तबका जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस वक्त इतना बड़ा है कि इस लॉबी को तोड़ पाए, उसका असर कम कर पाए? नहीं, मैंने एक तो ये नहीं कहा कि इसके बाद उनका असर ख़त्म हो जाएगा या वो इस लॉबी के असर को तोड़ देगा, बल्कि मैंने ये कहा कि जो इसकी मुखालिफ लॉबी है वो खा क्रिश्चियन में है, बल्कि ख़ुद यहूदियों के अंदर भी जो मेन स्ट्रीम यहूदी है वो तो इज़राइल के हक़ में नहीं है और सिहोनियत के हक़ में नहीं है, तो उन लोगों के मौक़िफ़ को ज़रा तक़वियत मिलेगी और उन आवाज़ों में ज़रा जान आ जाएगी। ठीक है, रीमा उमर साहबा, आप इसकी अहमियत किस तरह से देख रही हैं? और फिर जो हमारा बुनियादी सवाल है कि क्या आपको इसके नतीजे में ये लगता है कि असर कमज़ोर होगा मुख्तलिफ़ ताकतों का और उन ताकतों का, उन इसराइली ताकतों का
जो बार बार अमरीकी इंतज़ामिया को मजबूर करते हैं मुख्तलिफ महाज खोलने पर? जी शुक्रिया लीना। देखिए, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और पूरी दुनिया एक तरह से देख रही है कि जेनोसाइड फ़लस्तीन में लाइव हमें दिखाई जा रही है। अब भी हम नजर आ रहा है हमें कि इजराइल किस हद तक उसकी बर्बरियत जो है वो उस खित्ते में, चाहे आप लेबनान देख लें और आप फ़लस्तीन के दीगर हिस्से देख लें, कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका होल्ड लोगों पर से कम हो रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के में बहुत गम गुस्सा है इजराइल पे और उसने जो किया है फ़लस्तीन में। इसका इम्पैक्ट हम बहुत मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे हैं। हम लोगों के सेंटिमेंट तब्दील हो रहे हैं इजराइल की तरफ, और ये पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं इजराइल के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कैंपेन्स हो रही हैं। ऐसी ये इस तरह का एक चेंज है लोगों में, आम लोगों में, जो तवक्को कोई नहीं कर सकता था 3-4 साल पहले। फिर हमने देखा कि मैगा में जो बहुत चेयर लीडर्स थे ट्रंप के, उन्होंने किस तरह जो है इजराइल के मामले पे ट्रंप से डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आप टकर कार्लसन को देख लें, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत तनकीद करते हैं इजराइल की। तो हमने देखा ये सिर्फ आम लोगों में नहीं, ये मेगा में जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं उनमें भी हमने ये देखना शुरू कर दिया कि एक चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इजराइल के मामले पे, फ़लस्तीन के मामले पे और ईरान के मामले पे, पिछले साल भी जब जंग जो है वो हुई थी। अब सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात इस रेजिग्नेशन की ये है कि हमने देखा है कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एक जो हिस्सा है जो ट्रंप ने खुद अपॉइंट किए थे, और वो एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम एक हिस्सा है जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें से हैं, उन्होंने भी जो है अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, रेजिग्नेशन दे दी है और कहा है ये हमारी जंग नहीं थी। तो अब मतलब लेट्स सी कि क्या ये वाहिद एक इस्तीफा होगा या और लोगों को भी जो ये सेंटिमेंट रखते हैं, जो नहीं एग्री करते इस वॉर से, जिनका इजराइल की जो गिरफ्त है अमेरिकन पॉलिसीज पे उससे इख्तलाफ करते हैं, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो भी खुल के अब बात करें। सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं मालूम ओवरऑल असर जो है अमेरिका की पॉलिसीज पे इन द नियर फ्यूचर कितना कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे जैसे लोगों के सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं, यंगर जनरेशंस के सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं, मेरा ख्याल है इजराइल की गिरफ्त इन द लॉन्ग टर्म जो है वो कमजोर होती ही नजर आ रही है। लेकिन नेफ ये कब होगा ये मेरे लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और इस रेजिग्नेशन के बाद हम क्या देखते हैं, अभी एक ही दिन हुआ है, वो बहुत मीनिंगफुल होगा। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको अकाउंटेबल ठहराना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सब पूरा इल्जाम जो है वो इजराइल पे दे देना चाहिए, ये भी मेरा ख्याल है गलत होगा। चाहे इजराइल की तरफ से प्रेशर था, और ये तो मार्को रूबियो के भी बयानात हैं कि वो करने लगे थे तो हमें भी जाना पड़ा एंड सो ऑन, ये मतलब बात और लोग भी कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को अकाउंटेबल ठहराना या उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना हम छोड़ दें। इवेंचुअली फैसला अमेरिका का था। जो ये एक पुश थी ईरान में जंग की, ये पहले भी काफी अरसे से हमें नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा है पहले प्रेसिडेंट्स जो हैं वो नहीं इस पे एग्री करते थे और उन्होंने इस तरह हमला नहीं किया ईरान पे। तो अमेरिका की भी अपनी इसमें एक अकाउंटेबिलिटी है और उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे वो नहीं कह सकते, हाथ नहीं धो सकते कि हमारी थी बाद में, कि हमारा तो कसूर नहीं था, इजराइल ने हमें प्रेशराइज किया। दूसरी चीज ये है, और ये मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, कि जो इजराइल की पॉलिसीज और इस तरह जो बिल्कुल ओप्रेसिव और अग्रेसिव पॉलिसीज हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फर्क चीज है, और जूइश लोग जो हैं वो एक मुख्तलिफ चीज है। एक कंसर्न मेरा है कि इजराइल की वजह से और इस तरह जो अमेरिका को की पॉलिसीज पे इजराइल की गिरफ्त है या उनका असर रसूख है, हाँ। इसकी वजह से एंटी सेमिटिज्म या जूइश लोगों के खिलाफ जो एक तासुर है उसको मजीद मनफी तासुर है, या उनको जो स्केपगोट किया जाता है वो ना हो। इजराइल को और
जूइश लोगों को उनमें तफरीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रही थी कुछ इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे। क्या आप बिल्कुल सही रही हैं, लेकिन इस वक्त के अंदर ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम बात करते हैं, बट मैं जरा वापस आना चाहूंगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पोलराइजेशन, मजहबी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और फिजिकल उसकी मैनिफेस्टेशन हमने वाकयात में देखी। बट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, पॉइंट नोटेड, बट आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद गहराई में बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा। ट्रंप साहब कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है कमज़ोर लोग मुझसे अलग हो रहे हैं, बट ये ओहदा रखने वाले शख्सियत का, इतनी इंतज़ामिया का इंटरनल पार्ट होने वाली शख्सियत का इस्तीफ़ा देना, क्या आपको लगता है एक डोमिनो इफेक्ट होगा? क्या आपको लगता है कि जो असर है इस्राएली लॉबी कहें उसको, या फिर उसको कहें इन्फ्लुएंस ट्रंप के ऊपर, अमरीकी एडमिन के ऊपर, वो कमज़ोर होगा? क्योंकि कल आपने ये बोला था कि अमरीका तो मज़ीद ताकतवर होगा। जी बिल्कुल, मुख्तसर जवाब ये है कि मैं सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। तीन जावियों से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। जो शख्सियत और अकायद, नज़रियात और मफादात सदर ट्रंप के एज आ इंडिविजुअल हैं। दूसरा, अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है उसमें जूइश लॉबी का अमल दखल और असर रसूख, ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा, जो जिस तरह उमर साहब ने भी कहा कि अमेरिका के खारजा और दिफाई पॉलिसी या लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जो अहदाफ हैं उसमें इसराइल का क्या रोल है। तो मैं आखिरी बात से शुरू करता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी ऑडियंस के लिए भी। देखिए, अमेरिका और इसराइल के हिकमत अमली और वसाइल और जोग्राफिये में फ़र्क है। मैं लेकिन वाज़े करना चाहता हूं कि ये जो ईरान के खिलाफ जंग है उसमें उनके अहदाफ बिल्कुल यकसां हैं, और वो बुनियादी तौर पे अगर पॉलिटिकल साइंस की कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की जाए तो वो जो बैलेंस ऑफ पावर है मिडल ईस्ट में, जिसको मुकम्मल तौर पे इसराइल के हक में शिफ्ट करना, ये बिल्कुल वाज़े और लॉन्ग टर्म अमेरिका का एक बाई पार्टिजान ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसमें सिर्फ ट्रंप साहब की बात नहीं है, क्योंकि इसराइल जो है वो इस खित्ते में अमेरिका समझता है कि उसके मुखालिफ या मुताहरिब जो कुव्वतें हैं, वो तंजीमें हों या रियासतें हों, उनको कमज़ोर किया गया है पिछले 35 साल में और एक तसलसल के साथ। दूसरी बात ये है, क्योंकि जो मुखासमत की फ़ज़ा थी, आइडियोलॉजिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, इंफॉर्मेशन डोमेन में हो या काइनेटिक डोमेन में हो, ईरान इसराइल का सबसे बड़ा चैलेंजर के तौर पे इस खित्ते में मौजूद था। और उसकी अगर रिजीम चेंज नहीं भी होती तो उसकी दिफाई सलाहियत का और उसके जो हलीफ जमातों को बुरी तरह डैमेज करना यकीनी तौर पे इसराइल के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। दूसरी बात मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि इवन बाइडेन साहब की दौर में भी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसमें 4 अमेरिका के ग्लोबल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज किया गया था। चीन को चैलेंजर कहा गया था ग्लोबल लेवल पे, सिस्टमिक लेवल पे। रूस को एक थ्रेट कहा गया था। उसके बाद रीजनल 2 थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, ईस्ट एशिया में नॉर्थ कोरिया और मिडिल ईस्ट में ईरान। तो आपको बिल्कुल ये नजर आता है और समझ में आता है कि कैसे बतदरीज एक एक रीजनल थ्रेट से अब आप ग्लोबल थ्रेट की तरफ अमेरिका अपनी यूनिपोलैरिटी और इस सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए एक अग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है। तो ये तो सिस्टम लेवल का एनालिसिस। दूसरी बात, अब हम क्विकली अमेरिका के दाखिली सियासी निजाम को मुख्तसरन मेरा कमेंट ये है कि जनाब देखिए, ये बाई पार्टिजान अप्रोच है। जो सेहूनी लॉबी का असर रसूख अमेरिका की एकेडेमिया पे, मैं चूंकि अमेरिका में रहा हूं, वहां मैंने वाशिंगटन में काम किया है, थिंक टैंक्स में, मीडिया में, तो मैं जानता हूं अमेरिका की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसमें एक ना सिर्फ असर रसूख पाया जाता है बल्कि बहुत हमदर्दी भी पाई जाती है। और इस हद तक
के बसत एहतराम, मतलब इसराइल के खिलाफ कोई बात करना मतलब आप समझें कि मायूब समझा जाता है बेल्टवे के अंदर, थिंक टैंक्स में, एकेडेमिया में, पॉलिसी संजीदा सर्कल में। और अगर कोई बंदा ज्यादा क्रिटिकल होता है तो वो ग्रेजुअली वो उस सिस्टम से आइसोलेट हो जाता है। ये उनके पॉलिटिकल सिस्टम की एक हकीकत है, चाहे आप उससे अग्री करें या ना करें। तीसरा जो मामला है वो सदर ट्रंप की अपनी शख्सियत और सोच है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूं। आपको याद होगा अपनी पहली प्रेसिडेंसी में भी जब इन्होंने इख्तिदार संभाला था तो स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे सीनियर अफसरान ने इस्तीफे दे दिए थे कि जनाब हम इस तरह के बंदे के अंदर काम ही नहीं करना चाहते। तो क्या हुआ? ही गॉट ऑन विद द बिजनेस। अमेरिका में देयर इज नो इंडिस्पेंसिबल। हाँ, ये डेफिनेटली उनके लिए एक धचका तो है कि जो बाएं बाजू की जमातें हैं, जो हल्का अहबाब है, जो सियासी फिक्र रखने वाले डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल मीडिया है, लेफ्टिस्ट थिंक टैंक्स हैं, अब उनको एक इशू मिला है जिसकी बेसिस पे वो सदर ट्रंप को ज्यादा सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बनाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए टू कंक्लूड कि सदर ट्रंप की पावर जो है कम हो गई है, या वो आइसोलेट हो गए हैं, या इसकी नतीजे में वो पॉलिसी को चेंज करने पे मजबूर होंगे, तो मैं इसको हकीकत पसंदाना तवक्को नहीं समझता। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका से इस्तीफ़ा आया है, पहला पोस्ट, ये जो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग लड़ने का फैसला किया है, और इसके अंदर बड़ी तवील रीजंस लिखी गई हैं और इसराइली जो असर और रसूख है उसका जिक्र किया गया है। इसी की रोशनी में हमारी डिबेट जारी है। रिंगमा कुछ ऐड करना चाह रही है? ये एक थोड़ा पुराना एनालिसिस हो गया है, एटलीस्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू मोहम्मद अली साहब। मेरा ख्याल है अमेरिका में तब्दीली आ रही है, ये आम अवाम की सतह पे आ रही है, अमेरिका में जो रहने वाले जूज हैं उनकी सतह पे आ रही है, मीडिया की सतह पे आ रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बस रेडिकल लेफ्ट विंग है जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट रखती है। आप देख लीजिए बहुत मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। इवन आप ट्रंप के सपोर्टर्स हैं जो अब इजराइल पे सवालात उठा रहे हैं, जो अब सो थिंग्स आर नॉट व्हाट दे वर 3-4 years ago। सो वो कब ये इतनी अहमियत इख्तियार करेगा, ये चेंज, वो किसी टैंजिबल चीज में आए वो देखना बाकी है, बट आई थिंक रेजिस्टेंस जरूर है या टू थिंक कि वही चीजें हैं जो 3-4 साल पहले, मेरा ख्याल है जो हालात बदले हैं। रीमा जरा वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूंगी आपका पॉइंट आगे बहुत ज्यादा तब्दीली। मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ मोहम्मद अली साहब, मुख्तसर। देखिए सिर्फ एक जुमला, नहीं ऐसा नहीं है। अब अमूमी राय डेफिनेटली हमदर्दी पाई जाती है, फिलिस्तीन के लिए बढ़ रही है, एनबीसी का वो भी आया है, पोल भी आया है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो पावर एलीट है उसकी हकीकत ये है कि ये सिर्फ ट्रंप या रिपब्लिकन इशू नहीं है, ये बाईपार्टिजन इशू है कि सुन्नी लॉबी का इन्फ्लुएंस। और आखिरी बात मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूं। सर, इमरान पे हमला तो अभी हुआ है ना? अलीना एक मिनट प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। देखिए मैं ये आपको जाती तौर पे बता देता हूं कि जब हिलरी क्लिंटन जो है कैंपेन कर रही थी, तो मैं जाती तौर पे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उनके लीड कैंपेनर थे, उसके लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड रेजिंग की थी हिलरी क्लिंटन के लिए। लेकिन उसको हिलरी क्लिंटन ने पर्सनल उनको ईमेल की कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर लॉबिंग एफर्ट फॉर रेजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर माय कैंपेन, लेकिन मैं आपको पब्लिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। अलीना सॉरी, मुझे समझ नहीं आई इस बात की रेलेवेंस। ऑफ कोर्स ईरान जो है वो अमेरिका बाय पार्टिजान इशू है, वो ईरान जो है वो एक थ्रेट अमेरिका उसको बहुत अरसे से तस्वुर करता है, लेकिन हमने देखा है कि पॉलिसीज में तब्दीली आती है और कोई इस एक्सटेंट तक नहीं गया इजराइल के कहने के बावजूद कि वो ईरान पे हमला करें। तो इसको ऐसे कहना कि ये मतलब, और अमेरिका में ज्यादातर लोग जो हैं वो इस जंग को सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा सा इसको ब्रॉडली देखने की जरूरत है। और चले ही हैज हिज रीजंस, मैं चाहती हूं बाकी सबको भी जरा शामिल करें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट आई हैव माय रीजंस दैट आई आल्सो। नहीं एब्सोल्युटली, देखिए यू बोथ आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियंस। जरा मैं बाकी सबकी राय भी ले लूं। एक लास्ट सेंटेंस प्लीज, एक लास्ट सेंटेंस। पब्लिक सेंटिमेंट को पॉलिसी चेंज में तब्दील होते होते वक्त लगता है। तो अब पब्लिक सेंटिमेंट तो हम सब मानते हैं तब्दील हुआ है, अब वो पॉलिसी चेंज में कब ट्रांसलेट करेगा वी विल सी। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। बड़ा अहम पॉइंट है जो आखिरी आपने उठाया, इसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। उमर चीमा साहब काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, पहले वो बात कर लें।
ना मेरा ख्याल है कि ये डिस्टिंक्शन हमारी बरकरार रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं क्या? यहूदी, बहुत अच्छा। सारे लोग हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। वो इस टाइम गजा में उसने जो किया है, बाकी जो कर रहा है, इस पे ईरान के हवाले से पूरे इजराइल में कंसेंसस है। लेकिन अभी भी जो इजराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है ना, 37% लोग उसके हमायती हैं, बाकी उसके खिलाफ हैं। अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनके बहुत सारे लोग यहूदी उनके साथ खड़े हैं। जो अमेरिका सर यहाँ पर बात इस नुक्ते पे आकर रुकी है कि अवाम के जो सेंटिमेंट है, जो एविडेंटली हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका पॉलिसी ईरान पर हमला करने की है, वो सेंटिमेंट क्या पॉलिसी को अफेक्ट कर सकता है और कब और किस हद तक? अलीना, मैं ये समझता हूँ, ये जो हमारी जो फ्रेमिंग है ना इस आर्गुमेंट की, इसमें जरा थोड़ा सा एक फर्क करने की जरूरत है। अच्छा। कि नेतन्याहू बड़ी देर से कोशिश कर रहा था। मुझे अभी ये लगता है कि जैसे ट्रंप जो है ना, वो वेनेजुएला के अटैक के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और वो को अपनी तरफ से ना वो सिकंदर आजम बनने के चक्कर में था। उसको लग रहा था कि अच्छा। जैसे अभी सारे काम हो सकते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस में वो आगे चला गया। ये नहीं है कि वो बिल्कुल नेतन्याहू की हर बात पे या उसके आगे उसने अच्छा। कान पकड़े हुए, आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये है कि नेतन्याहू इतनी देर से कोशिश कर रहा था, तो ट्रंप का भी कोई बायस उसकी फेवर में हो गया। सर बट आपने अपने इनिशियल आर्गुमेंट में कहा कि असर तो जरूर है, और ये मेरा ख्याल है अब तो वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ज्यादा या कम उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। इसको कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साफी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, खासकर ये जो पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होने वाली बात हो रही है? मोहम्मद अली साहब ने जो इसके ऊपर आर्गुमेंट दिया, कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? देखिए, एक तो ये है कि यहूदियों में तफरीक करनी ज़रूरी है। एक वो यहूदी है जो सेहोनी है और जो इज़राइल के हामी हैं और जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, और दूसरे आम यहूदी हैं। और दूसरा, मैं भी ये नहीं कहता कि कोई रातों रात अमेरिका में इनकलाब आ जाएगा और यहूदी लॉबी का असर रसूख ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इज़राइल के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। और ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले गज़ा में जो कुछ उन्होंने किया, उसकी वजह से मगरिबी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी नफ़रत जन्म ले चुकी है इज़राइल के ख़िलाफ़। और अब जब ये चीज़ सामने आ गई है कि एक हारी हुई जंग, और जिसमें 160 बच्चियों को कत्ल किया गया था, उससे आगाज़ किया गया था, उस जंग की हिमायत डोनाल्ड ट्रंप वो नेतन्याहू के कहने पे कर रहे हैं, तो यकीनन इससे भी फ़र्क पड़ेगा उनके खिलाफ राय आमा का। अच्छा रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज़ मुख्तसर। जी रीना, जब हम कहते हैं ना इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस, ये बड़ी कोई अजीब सी चीज़ लगती है, जो पता नहीं, जो समझ में नहीं आती, बस एक उस तरह से मतलब एक ईवल सी चीज़ लगती है। मेरा ख्याल है इसको समझने की ज़रूरत है। अमेरिका और इजराइल का फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें एक उसकी लॉजिक है। अमेरिका जो है वो इजराइल को अपना एक पार्टनर समझता है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के और भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ हद तक इजराइल से जुड़े हैं। तो उनकी एक पार्टनरशिप है जो एक्सप्लेन की जा सकती है मटेरियल टर्म्स में कि वो क्यों उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिलते हैं। लेकिन इस जब हम कहते हैं ना इजरायली लॉबी और वो इस तरह, वो एक अजीब सी बात लगती है। जैसे मतलब मुझे पर्सनली मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हूँ इसको इस तरह जब हम फ्रेम करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर लोगों में सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है तो अमेरिका की पॉलिसी भी इस इशू पे तब्दील हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि बस वो एक तरह से हॉस्टेज है इस इजरायली लॉबी के, जिसके अपने मकासद हैं और अमेरिका जो है वो कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर हम इसको अनपैक करें तो हमें नजर आएगा कि इसको एक्चुअली हम समझ आती है कि क्यों अमेरिका जो है वो क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके फॉरेन पॉलिसी के जो कंसर्न्स हैं वो इजराइल से मिलते हैं। तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो लगता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका अमेरिका के भी हक में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कमेंट है। हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया है, मैं चाहती हूँ केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है, मैं चाहती हूँ इसी के ऊपर खत्म करें। मोहम्मद अली साहब के पास जाती हूँ, बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी प्लीज एड्रेस। एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाह रहा था आपकी इजाजत से। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, आपके इंटरेस्टिंग होगा आपके ऑडियंस के लिए, कि देखिए हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब के बारे में। हकीकत ये है कि ये जो वॉर इस वक्त अमेरिका और इसराइल लड़ रहे हैं, इसकी तैयारी, प्लानिंग, ट्रेनिंग में सालों लगे। एग्जैक्टली।
ठीक है ना? ट्रम्प खुद भी ये बहुत कहते हैं, ज्यादा क्रेडिट दे ट्रम्प रहे खुद भी ट्रम्प कहते हैं। आपको। और वो तो पहले भी बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जी बट जी, सर, तो ये इस बात का सबूत है कि इसकी तैयारी, हिकमत अमली, ट्रेनिंग सालों से जारी थी, इवन बाइडेन साहब के दौर से। अच्छा, रीमा ये भी कह रही है ना कि एक जो इसराइली लॉबी की हम बात कर रहे हैं कि जो कोई बड़ी डार्क सी इवल सी चीज है, करता हूं मैं, उनकी But you don't agree with it. रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली उनका बट रिस्पेक्टफुली, डिफरेंट है, मेरा रिस्पेक्टफुली सर अपना आर्गुमेंट भी आप आगे रख सकते हैं। हम एक सेकंड, रिस्पेक्ट हम सब एक दूसरे की करते हैं। रिलेशंस में इसके ऊपर थ्योरीज तक मौजूद हैं। अच्छा। ये एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। अच्छा। आप उससे अग्री ना करें, वो आपका राइट है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। नहीं मैं सर, एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा। उमर चीमा साहब। हाँ अलीना, मैं इस बात से हटके कि अभी जो ओवरऑल अगर हम अमेरिका में यहूदियों को देखें, अमेरिका में यहूदियों को अपने कदम जुमाने में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। अब ये होता है कि जो एक माइनॉरिटी होती है ना, वो उनको आइडिया होता है कि हम मसल पावर में वीक हैं, वो अपने आप को ना ब्रेन पावर में वो उनकी मुनाफली उधर होती है, वो फाइनेंस की साइड पे या दूसरे ऐसे सेक्टर्स में उनका एक ज्यादा कंट्रोल होता है। जब ये यहूदी शुरू शुरू में इधर आए थे, इनके लड़के जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने कोटा रखा था। वजह क्या थी कि अगर लेट्स से कि अगर कोई 20 सीटें हैं तो हो सकता है कि 10 यहूदियों के लड़के आ जाएं। उनके लड़के मिड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाना शुरू हुए, उनकी रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हो गई। इस तरीके से उन्होंने अपना कोटा तोड़वाया है। मैं ये जो बात कर रहा हूं वो ये है कि हमें इस लिहाज से उनके कोई सीखने की भी जरूरत है। अगर हम ये सिर्फ बात करेंगे ना कि उनका असर और रसूख है, तो असर और रसूख को जानने की जरूरत है कि उन्होंने अमेरिका में अपने आप को मजबूरी किस तरह बनाया हुआ है। वो ये नहीं है कि कोई लोगों को टीका लगाते हैं तो लोगों को उनका ज़हन चेंज हो जाता है। उन्होंने अपनी मजबूरी बनाया और मुसलमानों को भी अमेरिकन सिस्टम में अपनी जगह बनाने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जस्ट टू एंड दिस, मोहम्मद अली साहब, क्योंकि हमारे पैनल की अक्सरियत की ये राय है कि कहीं ना कहीं जो प्रो इसराइल लॉबी है उसका असर कम होता हुआ उसके इशारे मिल रहे हैं। एक्चुअली उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कब कम होगा ये तो ऑब्वियसली टाइम विल टेल। आपके लिए वो क्या इशारे होंगे जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि अब लग रहा है कि आसार मिल रहे हैं कमजोरी के? देखिए, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनकी मकबूलियत में डेफिनेटली बहुत कमी आ रही है। पॉलिसी को कब इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो पावर पे और वेल्थ जो ग्रास्प है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जो सिस्टमिक इन्फ्लुएंस है, उसमें मैं कोई फौरी कमी नहीं देख रहा। कभी भी नहीं देख रहे? नहीं, फिलहाल मैं कोई कमी नहीं देख रहा। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, विद दैट हमारे पैनल पे इख्तलाफ पाया। मोहम्मद अली साहब समझते हैं कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस कम नहीं होगा जो इसराइली लॉबी अमेरिका में मौजूद है, लेकिन बाकी तीनों पैनलिस्ट उससे इत्तेफाक नहीं करते और सबकी अपनी अपनी राय है। इसको आने वाले दिनों में भी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।